हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बिहार का जो सीरीज चल रहा था उसमें आज एक अलग सीरीज यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज 57 नंबर क्लास। यहाँ पर आज हम लोग लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो अगर वहाँ आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइए। डेली जो क्लास होती है आपको रात में 9 बजे से होती है। ये है आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, तो आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं मैसेज करके। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है ये अभी आपको पता है ना। ये जो नंबर है इस पर आपको 351 का पेमेंट करना है। उसके बाद आपको इसमें पीडीएफ वीडियो नोट्स सभी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जितना भी क्लास हुआ है सबका पीडीएफ मिल जाएगा और उसके अलावा भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। हमारा जो कैरियर परिवार का आपका टेलीग्राम ग्रुप है तो टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर भी क्वेश्चन पोस्ट होते रहता है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22। जी हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 को यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले। और उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, तो यह आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट हैं जो यहाँ पर देखने लायक है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है दोस्तों। और उसके अलावा क्या यहाँ पर देखेंगे, तो चलिए आपको देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उसको देख ले। और देखिए बिहार बजट, जी हाँ, यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न आपको हमेशा पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो यहाँ से आपको इसको डाटा को आपको कलेक्ट कर लेना है और उसको आप पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो पीडीएफ मिल जाएगा उसके माध्यम से और वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आपको याद कर लेना है। बिहार बजट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बिहार बजट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमेशा आपको पूछा जाता है, ठीक है। और उसके अलावे क्या आज पढ़ने वाले हैं, तो आज पढ़ने वाले हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार की शासन व्यवस्था, जी हाँ, शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में और न्यायपालिका के बारे में। जी हाँ, विधायिका क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कार्यपालिका क्या होता है, राज्यपाल से संबंधित देखेंगे, मुख्यमंत्री देखेंगे, मंत्री परिषद भी यहाँ पर काफ़ी विस्तार पूर्वक देखेंगे, है ना। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो आपको यहाँ पर आज देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आज देखने वाले हैं दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। बिहार पंचायती राज को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। पंचायती राज जो व्यवस्था है त्रिस्तरीय, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो और बिहार लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, ठीक है। जो जो यहाँ पर मेन पॉइंट है वो हम आपको यहाँ पर बताते हुए चलेंगे और बाकी आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ से विस्तार पूर्वक आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में जो सबसे पहले बिहार की आर्थिक स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर दर्शा दिया गया है, देख लेते हैं हम। सबसे पहले कह रहा है बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, यानी कि जो तारकिशोर प्रसाद हैं ये वित्त मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। इन्होंने 25 फरवरी 2022 को 16वां बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ये डेट याद रखना है, 25 फरवरी 2022 को 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, है ना। अब देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि लॉकडाउन के प्रभाव के कारण बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021 में मात्र 2.5% बढ़ा है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, ठीक है। राष्ट्रीय औसत का जो सकल घरेलू उत्पाद था वो तो निगेटिव में चला गया था, लेकिन बिहार का यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ठीक है, ज़्यादा मतलब नहीं बढ़ा है ना, मात्र 2.5% बढ़ा है, ठीक है। कह रहा है कि वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आई थी, ठीक है। अब हम आगे पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है ना, जो आपके लिए सब इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देखिए ये है दोस्तों कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय अभी कितना है। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान मूल्य पर 2021 में दोस्तों 50,555 रुपया प्रति व्यक्ति आय है और स्थिर मूल्य पर 31,314 रुपया आय है, ये आप याद रखिएगा।
अब क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो वो है पटना, जो 1,31,000 रुपया सालाना है, ये आप याद रखिएगा। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है वो है आपका शिवहर, जो मात्र 19,000 रुपया प्रति व्यक्ति यहाँ पर इनकम हो गया आपका, ठीक है। तो ये आप न्यूनतम और सर्वाधिक आय वाला जिला आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, मुद्रास्फीति आप ध्यान रखिएगा, 20-21 के बीच में मुद्रास्फीति क्या था आपका, ग्रामीण, शहरी और समग्र का यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रामीण 2.8, शहरी 4.9 और समग्र जो था वो 3.1 था, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। राजकीय वित्त व्यवस्था, जी हाँ, वित्त व्यवस्था में आप ध्यान रखिएगा, वित्त व्यवस्था, हाँ जी हाँ, यहाँ 20-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति जो आय थी वो 1,64,903 था, और यहाँ पर व्यय जो हुआ था वो 1,65,696 करोड़ हुआ, ठीक है। ये आय है और ये व्यय है, यानी कि जितना आय इनकम हुआ उससे ज़्यादा क्या कर दिया गया है, यहाँ पर व्यय कर दिया गया है। तो हमें घाटा कितना हुआ है, घाटा आपको याद रखना है 4.8% यहाँ पर घाटा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इतने परसेंट की यहाँ पर घाटा हुई है। अब कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आपको पूरा PDF मिल जाएगा, आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं ना, सभी लाइन को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताते चल रहा हूँ। जी हाँ, बिहार में दोस्तों सिंचाई है ना, मुख्य स्रोत जो है सिंचाई का वो क्या है, नलकूप है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे अधिक मात्रा में किस चीज़ से बिहार में सिंचाई किया जाता है, तो वो नलकूप से किया जाता है 63.9% क्षेत्रफल पे, ठीक है। नहर से है आपका 30.6, जो दूसरे नंबर पे आता है, तो ये आप याद रखिएगा, सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई होती है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहा है कि 2012 से लेकर के अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 2012 से अब तक कितने बार बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, तो 5 बार दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो है कह रहा है कि राज्य सरकार राज्य के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। जी हाँ, तो कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित किया जा रहा है, ये सब करेंट अफेयर में आपको पढ़ाया गया था, तो 13 जिलों में, ठीक है। करेंट अफेयर नहीं देखे हैं तो करेंट अफेयर वाला सीरीज आप देख लीजिएगा, वहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा प्रश्न करवाया गया था आपका, ठीक है। अगला जो पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है वो है डिजिटल कृषक सेवाओं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा मोबाइल ऐप बिहान शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है दोस्तों कि डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है बिहान मोबाइल ऐप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उद्यमिता क्षेत्र में क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। उद्यमिता क्षेत्र में जो पहला पॉइंट दिया गया है कि राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन कौन से हैं। जी हाँ, तो औद्योगिक निवेश में कौन कौन से आकर्षक उद्योग हैं, तो याद रखना है इथेनॉल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा, है ना। जो नवीकरणीय वर्तमान में, जैसे कि आपको नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया आपका, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, है ना, या फिर बिहार में तो खैर ज्वारीय ऊर्जा नहीं होगा, तो भूतापीय ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सौर ऊर्जा यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर ये हो गया आपका आकर्षक उद्योग के अंतर्गत। अब चलते हैं आगे आपका कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पूछ सकता है एग्जाम में। अब देखते हैं हम श्रम नियोजन एवं प्रवास के अंतर्गत दोस्तों कह रहा है पहला पॉइंट कि पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। जी हाँ, पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात पूरे देश में सबसे कम कहाँ है, तो वो बिहार में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि 19-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक था 62.0%, जो राष्ट्रीय औसत कितना था, तो 46.4%। तो निर्भरता अनुपात में बिहार क्या है, तो टॉप पर है आपका। राष्ट्रीय औसत कितना है, तो 46.4%। अब अगला जो पॉइंट है वो है अधिसंरचना एवं संचार से संबंधित एक पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रति 1000 किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में केरल कितना है, तो 6617 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल जो है
3708 किलोमीटर, जबकि बिहार का 3086 किलोमीटर का ही स्थान है। जी हाँ, तो 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में जो केरल है दोस्तों ये टॉप पर है, ठीक है। और बिहार आपको कितना है, तो 3086 किलोमीटर ये आपको बिहार का स्थान है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगला जो पॉइंट हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आप इस सारा पॉइंट को देख लीजिएगा, ठीक है। जो मेन पॉइंट है उसको हम देखते हुए चलते हैं। कह रहा है कि 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों के साथ सड़क नेटवर्क के मामले में जो बिहार है उसका स्थान 10वां है, और सड़कों की कुल लंबाई के मामले में बिहार का स्थान 8वां है। तो ये कुल लंबाई के मामले में 8वां नंबर है बिहार का, और सड़क नेटवर्क के मामले में 10वां नंबर है ना। पक्की सड़क के नेटवर्क के मामले में बिहार का स्थान 10वां है, जबकि कुल लंबाई के मामले में 8वां है। तो यहाँ से भी सड़क वाला भी याद रखिएगा, है ना। और सबसे अधिक सड़क की लंबाई कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में है ना, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट था कि बिहार को इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के खाते खोलने के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। जी हाँ, तो यहाँ से पूछ सकता है कि इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के मामले में देश में पहला नंबर किसका है खाता खोलने के मामले में, तो वो है आपका बिहार का स्थान, ठीक है। तो ये सब कुछ करेंट अफेयर है जो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है आपका ग्रामीण क्षेत्र में एक दो पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो एक पॉइंट है वो कह रहा है कि स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। जी हाँ, स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव जो सरकार के द्वारा योजना है ना, इस योजना के क्रियान्वयन 200 करोड़ के व्यय से किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो सभी गांवों में सोलर लाइट लगाना। क्वेश्चन ये पूछेगा आपको कि स्वच्छ गांव समृद्ध योजना जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य है गांवों में सोलर लाइट को लगाना, और इसमें कितना व्यय किया गया है, तो 2000 करोड़ रुपये, ठीक है। अब चल लेते हैं नगर विकास में कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि शहरी क्षेत्र के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल, जी हाँ, साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की गई है, जिससे लगभग 15.85 लाख परिवारों को लाभ यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ और यहाँ पर जो योजना था उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र है, और इसके अलावा मानव विकास में है दोस्तों। मानव विकास में आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार में कहाँ गया, बिहार में, हाँ, बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव, यानी कि 29 बच्चे की मृत्यु हो जाती है प्रति 1000 जीवित प्रसव पर, जो राष्ट्रीय आंकड़े 30 से कम है। यानी कि यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अच्छी है। राष्ट्रीय आंकड़े कितने हैं, तो 30 है, यानी कि पूरे इंडिया में लगभग 30 बच्चे की मृत्यु हो जाती है प्रसव के समय, जबकि बिहार में 29 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बिहार वाला, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट कुछ हम देख लेते हैं। आगे आपको दिया गया है, एक मिनट देख लेता हूँ कहाँ गया, शिक्षा में। जी हाँ, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की जाएगी। जी हाँ, तो बाल संसद की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये बाल संसद की स्थापना की जाएगी सभी विद्यालयों में, और ये राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है सुनिश्चित करने के लिए, है ना। शिक्षा में बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बाल संसद की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर पर्यावरण, जलवायु और परिवर्तन और आपदा प्रबंधन में। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि जल जीवन हरियाली मिशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन था आपका। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2021 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। जी हाँ, तो 2021 में कितने पौधे लगाए गए, बिहार में तो 3.92 करोड़ पौधे, और मुद्रा और नमी कार्य संरक्षण के तहत 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित यहाँ पर किया गया। तो ये डाटा थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्योंकि ये वन से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है ना। और देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है दोस्तों, राजगीर में जो नेचर सफारी का उद्घाटन हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है
क्योंकि ये बिहार का पहला है ना। राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया 26 मार्च 2021 को। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। नेचर सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर में किया गया। पूछा जाएगा किसने किया? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। कब किया गया? तो 26 मार्च 2021 को। और राजगीर में जो जू सफारी के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 176.18 करोड़ रुपये यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। तो कितना रुपया इसके लिए दिया गया है ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आपका कि समुदाय में वास्तव में 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है इंद्रवज्र, ठीक है, इंद्रवज्र, और ये विकसित किया गया। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों कि 20 किलोमीटर दायरे में जहाँ पर ये आपको रहेगा, है ना, समुदाय को वास्तव में 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले ये चेतावनी देगा, है ना। इस ऐप के माध्यम से चेतावनी मिल जाएगा। और इस ऐप का क्या नाम है? तो ऐप याद रखिएगा इंद्रवज्र। क्योंकि देखिए बिहार में ना हमेशा जो मतलब कि इन जो वज्रपात होता है उससे बहुत सारे लोगों को जान माल की क्षति होती है और इसके वजह से इस पर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे रही है, ठीक है। चलिए, और एक पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये है कि कोविड-19 जो महामारी के दौरान कोविड-19 के कारण हर मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये की अनुकृपा भुगतान दी जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ पर जो बिहार सरकार के द्वारा दोस्तों कोविड-19 के वजह से अगर उसकी मृत्यु हुई है तो 4 लाख रुपये उसको भुगतान मिलेगा। इसके अलावा कह रहा है कि मृत व्यक्ति के परिजन को राज्य आपदा राहत कोष से 50,000 रुपये भुगतान किया जाएगा, यानी कि टोटल हो गया 4.5 लाख यहाँ पर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार बजट 2022-23। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको फिक्स है कि एग्ज़ाम में पूछेगा, चाहे वो बीपीएससी का हो, बिहार एसएससी का हो, दरोगा का हो, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए इसको हम डिटेल से यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने कार्यकाल का दूसरा तथा राज्य का 15वां बजट पेश किया। तो याद रखिएगा राज्य का 15वां ये बजट था और तारकिशोर प्रसाद दूसरा बजट पेश किए हैं। तो ये चीज़ आपको पूछ सकता है, ध्यान रखना है। और क्या क्या यहाँ पर होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से। कह रहा है कि वर्ष 22-23 के बजट का कुल आकार कितना है ये आपको पूछ सकता है, यानी कि टोटल इसमें कितने रुपये का बजट पेश किया गया। तो देख लीजिए दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,37,691.19 करोड़ रुपये का बजट था, जिसमें वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट आकार का 21-22 में इतना था और इतना रुपया इसमें अधिक रहा का 21-22 से इतना ज़्यादा रहा आपका किसमें? तो 22-23 में, ठीक है। चलिए कुछ यहाँ पर देखिए आंकड़ा से संबंधित एग्जाम में अवश्य आपको पूछा जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसकी अर्थव्यवस्था में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 2.5%। 22-23 में विकास दर 9.7 रहने का अनुमान है। तो ये विकास दर आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 22-23 में विकास दर कितना अनुमान है? तो 9.7%। राजकोषीय घाटा कितना है? तो 3.47% रहने का अनुमान है, ठीक है, याद रखना है। 22-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात आपको इतना करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इतना करोड़ आपका अधिक है, ठीक है। तो ये डाटा आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए इसमें से ऊपर जो अभी आप देखें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपका, है ना। अब चलते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं। 22-23 में 2022-23 आपका जो बजट पेश किया गया है इसमें 6 सूत्रों पर केंद्रित है ये बजट आपका। 22-23 का जो बजट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछेगा कि कितने सूत्र पर ये केंद्रित है? तो 6 सूत्र पर। ये 6 सूत्र क्या है? तो सबसे पहले स्वास्थ्य है, फिर शिक्षा है, फिर उद्योग एवं उद्योग में निवेश है, फिर कृषि एवं संबंधित क्षेत्र है, फिर आधारभूत संरचना है जिसमें ग्रामीण और शहरी आ जाएगा, और लास्ट में कल्याण है, यानी कि इसमें और भी विभिन्न वर्ग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 सूत्र पर आपका बिहार का बजट केंद्रित है आपका।
आपका, और ये 6 सूत्र को आगे आपको विस्तार पूर्वक दिया गया है। सबसे पहला सूत्र क्या था, तो सबसे पहला सूत्र जो है वो है आपका स्वास्थ्य। जी हाँ, सबसे पहले स्वास्थ्य पर यहाँ पर दिया गया है ना, और इसको आप विस्तार से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ये आपको ज़्यादा डीप में नहीं पूछ सकता है ना, ये आपको इतना ही पूछेगा कि कितने सूत्र पर ये केंद्रित है, तो 6 सूत्र, ये 6 सूत्र आप ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। और 6 सूत्र के यहाँ पर डिटेल से आपको दे दिया गया है, प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र, और यहाँ पर देखिए आपका तृतीय सूत्र, ठीक है। चलिए, तृतीय सूत्र आपको आगे दिया गया है ना, देखिए आपको नीचे दिया गया है, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया, ठीक है, और आपका पंचम हो गया और षष्ठम हो गया, ठीक है। तो 6 सूत्र पर यह आधारित था। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट दिया हुआ है, चलिए एक जगह जो कलेक्ट करके आपको दे दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि बिहार का वित्तीय वर्ष 22-23 एक दृष्टि में यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना, और यहाँ पर कुल प्राप्ति कितना था, तो यहाँ पर आप दोस्तों याद रखिएगा, ये जो कुल बजट जो था वो कितने का था, तो 2,37,891.94 करोड़ रुपये का। राजस्व प्राप्ति किस किस से होगा दोस्तों, कितना परसेंट, तो राजस्व का अपना कर राजस्व से इतना हो गया, है ना, गैर कर राजस्व इतना हो गया, करों में राज्य का हिस्सा इतना हो गया, और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान इतना हो गया। तो ये टोटल हो गया आपका राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है। तो ये है राजस्व प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, उधारियाँ इतना हो गया, ऋणों की वसूली से इतना हो गया आपका, सारा चीज़ यहाँ पर आपको अलग अलग आपको यहाँ पर दिया गया है डाटा। आप इसको एक नज़र ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि तृतीय सूत्र था आपका, है ना, तृतीय सूत्र क्या था, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, है ना, इसको आप डिटेल से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, चतुर्थ सूत्र क्या था आपका, तो चतुर्थ सूत्र था कृषि एवं संबंध क्षेत्र, ठीक है। तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं चल रहा हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ आपका। देखिए, बिहार बजट जो 22-23 था, इसमें 6 सूत्र था आपका, है ना। प्रथम था आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पे कितना मतलब कि ये रुपया इसमें बजट प्रावधान किया गया, बजट में कितना प्रावधान है आपका स्वास्थ्य पर, यहाँ पर आपको दिया गया है डाटा में, यानी कि 16,134.39 करोड़ है आपका स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। शिक्षा पे कितना खर्च किया जाएगा, तो शिक्षा दोस्तों सबसे अधिक जहाँ खर्च करने की बात है तो वो है आपको शिक्षा, 39,191.87 करोड़। उद्योग एवं उद्योग में निवेश कितना है, तो 1,643.74 करोड़। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में है 7,712.30 करोड़। आधारभूत संरचना में कितना है, तो 29,749.64 करोड़। और आपका कल्याण विभाग में कितना है, तो 12,375.07 करोड़। तो कितने क्षेत्र में, किस किस क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा, यहाँ पर आपको सारा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं कि बजट के कुछ मुख्य बिंदु, है ना, बजट में जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि 22-23 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना था, तो इतना था, है ना। और वित्तीय वर्ष 21-22 से ये इतना क्या है, तो अधिक है ना, इतना करोड़ अधिक है। 21-22 में इतना करोड़ था और 22-23 में आपका इतना करोड़ है ना। यानी कि 21-22 में कितना था, तो यहाँ पर था 21,08,302.70 करोड़, जबकि 22-23 में कितना है, 2,37,691 दोस्तों, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये 2,37,691 है, जबकि 21-22 में कितना था, 2,18,302 करोड़ रुपये, ठीक है। तो ये आप डाटा को याद रखिएगा, डाटा आपको पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, आगे जो पॉइंट है कि 22-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का अनुमान जो इतना था, जो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट के अनुमान इतना से क्या है, अधिक है। यानी कि 21-22 से 22-23 में क्या है, तो इसमें अधिक मतलब कि बजट इसमें लाया गया है। चलिए, अगला पॉइंट है कि 22-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1,00,000 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट अनुमान की क्या है, तो बराबर है, ठीक है। चलिए, तो वार्षिक स्कीम का जो ये है आपका दोनों का बराबर था, 21-22 और 22-23 का, ठीक है। कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो आप यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, ये बहुत ज़्यादा डाटा दिया गया है ना, और जो इंपॉर्टेंट था वो आपको लोग को बता दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर दोस्तों इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 7 निश्चय जो योजना था, है ना, 7 निश्चय के लिए बजट का जो प्रावधान किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ दिया गया है, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 200 करोड़, और कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़, हर घर नल का जल के लिए 1,001 करोड़ रुपया, और हर घर तक पक्की गली नालियों के लिए 230 करोड़ रुपया। तो ये 7 निश्चय योजना के लिए इतना प्रावधान किया गया था आपका। और
सात निश्चय जो 2 योजना है उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है। सात निश्चय जो 2 योजना के लिए 22-23 में 5,000 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर प्रावधान किया गया है और किस क्षेत्र में कितना दिया गया है सारा चीज़ आपको यहाँ पर डाटा में दे दिया है। जैसे कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए 1153 करोड़ रुपये, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 900 करोड़ रुपये, हर खेत तक बिजली ये सब देखिए। सात निश्चय जो योजना है पीछे क्लास में आपको पढ़ा दिया गया है ना, सात निश्चय योजना और सात निश्चय योजना 2 दोनों नहीं देखे हैं तो विस्तार पूर्वक वहाँ से पढ़ाया गया था पिछले क्लास में, ठीक है। तो हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 600 करोड़ रुपया दिया गया है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ दिया गया। देखिए बिहार में ना आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, इसलिए हम हर एक पॉइंट को यहाँ पर टच करते हुए चल रहे हैं ताकि आप अगर 1-2 बार अगर इसको देखे हुए हैं तो आपके ध्यान में जरूर रहेगा एग्जाम हॉल में, ज़्यादा दिन नहीं है एग्जाम में, ठीक है। स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़, आपको सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ दिया गया है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए 500 करोड़ यहाँ पर बजट में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये था आपको सात निश्चय योजना 2 के लिए दोस्तों 5,000 करोड़ रुपये यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अब आगे चलते हैं बजट से संबंधित अन्य परीक्षोपयोगी तथ्य दोस्तों, जो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है उससे संबंधित कुछ यहाँ पर तथ्य है, इंपॉर्टेंट तथ्य जिसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। इसको हम टोटल देखेंगे, है ना। यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में यहाँ से बार बार पूछा जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 2.5% की वृद्धि हुई है। 22-23 में विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो याद रखना है 9.7%। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपका यही है बिहार बजट से, है ना, बिहार बजट से यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान कितना है, तो 3.47%। बिहार बजट 22-23 में कितने सूत्र पर यह केंद्रित है, तभी अब आपको बताए थे 6 सूत्रों पर केंद्रित है ना। 6 सूत्र का नाम आप याद रखिएगा, है ना, वो नाम आपको छांटने के लिए दे सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना रुपया है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको 7,45,310 करोड़ रुपया है, ये आपको बिहार राज्य सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है। बजट का 39,191 लाख करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो कि कुल बजट का 16.05 सबसे अधिक खर्च वाला मद है। ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा कि बजट जो 22-23 है इसमें शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा, तो शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च किया जाएगा और शिक्षा पर टोटल बजट का 16.05% खर्च किया जाएगा दोस्तों आपका, है ना। टोटल बजट का 16.05 करोड़ है ना, परसेंट है, और कितना किया जाएगा, तो 39,191 लाख करोड़ रुपया सबसे अधिक शिक्षा पर, ठीक है। चलिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु 16,134 करोड़ का आवंटन किया गया है और ये आगे है कि बजट का 65% सामाजिक क्षेत्र में खर्च होगा, याद रखिएगा। अगला है समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। वित्तीय बजट 22-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय किससे मिला है, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से मिला। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 22-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय कहाँ से प्राप्त हुआ, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से प्राप्त हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब तक 88 लाख घरों में नल का जल पहुंचाया जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब तक कितने घरों में नल का जल पहुंचाया जा चुका है, तो 88 लाख घरों में, याद रखिएगा। इथेनॉल के उत्पादन में दोस्तों 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएगी। जी हाँ, इथेनॉल वाला अभी मामला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, जिसकी कुल अनुमानित लागत जो है 30,382 करोड़ रुपये है। 22-23 में 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा, है ना। तो ब्याज मुक्त लोन कितने दिया जाएगा, तो 1 लाख करोड़ रुपया। सात निश्चय योजना 2 के अंतर्गत युवा शक्ति पर ध्यान देते हुए 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया है, ध्यान रखिएगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। प्रथम चरण में पटना में बनेगा, फिर नालंदा में बनेगा, फिर दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा प्रथम चरण में कहाँ कहाँ खुलेगा, तो पटना, नालंदा और दरभंगा में, है ना, मेगा स्किल सेंटर, ठीक है। और हर एक जिले में बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग में 3 जिला में बन रहा है ना। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति भी दी गई है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 दिया जाएगा। स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये सभी जो अभी देख रहे हैं ये सात निश्चय योजना 2 के तहत है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको फिक्स है कि पूछेगा तो पूछेगा। अगला है कि 10 करोड़ से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया है। बिहार में अभी तक दोस्तों 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो गया है ना। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन सा नीति लाया जाएगा, तो कृषि निर्यात नीति।
अगला जो पॉइंट है कि कृषि में सुधार के लिए 7,712.30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। तो कृषि में सुधार के लिए कितना है, याद रखिएगा 7,712.30 करोड़। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 1,64,374 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। वित्तीय वर्ष 22-23 में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है ना। चलिए आगे जो पॉइंट है कि बजट के कुल व्यय का 67.37% विकासात्मक व्यय को आवंटित है ना। इतना जो परसेंट है वो किससे संबंधित है, तो विकासात्मक व्यय से। ठीक है, वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 500 करोड़ रुपये का उपबंध यहाँ पर किया गया है। सॉरी 5,000 करोड़, 500 नहीं 5,000 करोड़ है ना, 7 निश्चय 2 योजना के लिए। बजट में 3,367 शहरी वार्ड, 142 नगर निकायों को ODF खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए 230 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है कि 4,33,000 से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। 4,33,000 से अधिक है ना, याद रखिएगा। अभी स्मार्ट कार्ड मतलब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है, जो रिचार्ज के है ना, आप रिचार्ज कीजिएगा तो आपको घर में बिजली आएगा, इस प्रकार से अब लगा हुआ है ना, सभी के घर में लग रहा है। ठीक है, पटना में तो अधिकतर में लग चुका है आपका। कह रहा है अगला पॉइंट कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में 6,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बजट से संबंधित जो अभी पॉइंट देखे ना, ये था आपको परीक्षोपयोगी तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य था, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। 22-23 में विभागवार कितना राशि यहाँ पर दिया गया था, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे है कि महत्वपूर्ण स्कीमों में उपबंधित राशि कितना दिया गया है, ये भी आपको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पीछे आपको पढ़ाया गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम पढ़ेंगे बिहार की शासन व्यवस्था। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बिहार की शासन व्यवस्था। और यहाँ पर पूरा मतलब कि आपका यहाँ से पॉलिटी भी काफ़ी आपका हद तक सही हो जाएगा है ना। पॉलिटी भी आपका अभी आधा घंटा में पूरे आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बिहार की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है ना। अब बिहार की क्या हर एक राज्य की जो शासन व्यवस्था चल रही है, यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा है ना, कि किस प्रकार से राज्यों का शासन व्यवस्था चलता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को। और 22 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं, तो बिहार दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको है ना। कह रहा है कि उड़ीसा भी उसमें सम्मिलित था। जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तो उसमें उड़ीसा शामिल था आपका। कह रहा है कि आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर के नया राज्य बन गया। तो उड़ीसा कब अलग हुआ, बिहार कब अलग हुआ बंगाल से, झारखंड कब अलग हुआ, ये डेट आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। बहुत बार ये सब चीज़ आपको करवाया गया है। अब देखेंगे कि झारखंड जो है संयुक्त बिहार का लगभग 45.85 भाग लेकर के अलग हुआ, यानी कि टोटल बिहार जो पहले था उसका 45.85% भाग लेकर के झारखंड क्या हुआ, तो हमसे अलग हुआ। ये आप पॉइंट को याद रखना है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से 3रा नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां नंबर पर है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जनसंख्या में 3रा, क्षेत्रफल में 13वां। अब अगला पॉइंट है कि बिहार की शासन व्यवस्था हेतु प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए हर एक राज्य को जो शासन चलाने के लिए दोस्तों प्रशासन को 3 भाग में बांटा गया है, हर एक राज्य को चलाने के लिए। एक तो होता है आपका विधायिका या फिर इसी को कहते हैं व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। अभी जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये आपके लिए सब दिन काम देने वाला है ना, सब दिन के लिए है आपका ये। ठीक है, ये करेंट अफेयर नहीं है, ये सब दिन। यहाँ करेंट अफेयर भी कुछ मेन हम लोग देखते चलेंगे, लेकिन ये पॉलिटी यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। किस प्रकार से राज्यों का मतलब कि शासन चलता है ना, ये यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा शासन व्यवस्था हेतु 3 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले जो भाग है वो है विधायिका, यानी कि इसी को कहते हैं व्यवस्थापिका, फिर है कार्यपालिका और फिर है न्यायपालिका। इन्हीं तीनों को यहाँ पर हम विस्तार से देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका। देखिए राज्य में विधायिका का नाम इसी को कहते हैं विधानमंडल। हर एक राज्यों में एक विधानमंडल होता है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद याद रखिएगा 168 के अनुसार, ये अनुच्छेद आपको वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, जितना अनुच्छेद अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में, है ना, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधानमंडल अनुच्छेद कितने में है, तो विधानमंडल अनुच्छेद 168 में है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया है। और विधानमंडल जो है वो किस किस से मिलकर के बनता है, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के बनता है। देखिए विधान परिषद तो हर एक राज्य में नहीं है ना, तो वहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर के क्या बनेगा, तो विधान मंडल बनेगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यदि विधान परिषद हो तो, यानी कि विधान परिषद अभी टोटल कितने राज्यों में है, तो टोटल 6 राज्य में है। ये तो कई बार आपको बता दिए हैं, 6 राज्य का नाम आपको याद रखना है। जिनको जिनको याद है 6 राज्य, कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, मतलब कि यहाँ पर आपको विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है आपका। ठीक है, द्विसदनीय का मतलब एक हो गया विधानसभा और एक हो गया विधान परिषद। विधानसभा को ही कहा जाता है निम्न सदन और विधान परिषद को कहते हैं उच्च सदन। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन। जैसे कि ये तो हो गया आपका राज्य में, है ना, ये तो हो गया राज्य में। और केंद्र में क्या होता है, केंद्र में होता है दोस्तों, एक तो हो गया लोकसभा, केंद्र में क्या होता है, एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, है ना। तो लोकसभा क्या होता है, ये होता है आपका निम्न सदन, और राज्यसभा क्या होता है, तो उच्च सदन होता है ना, ये होता है केंद्र में। ठीक है, तो केंद्र वाला भी याद रखना है और राज्य वाला भी आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं, कह रहा है कि बिहार विधानसभा। अब बिहार विधानसभा, क्योंकि हम बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार विधानसभा को पढ़ते हैं। कह रहा है कि इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। विधानसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन, और उच्च सदन किसको कहेंगे, तो विधान परिषद को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैं जितना चीज़ बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से गौर से सुनते चलिए, आपको पूरा चीज़ याद हो जाएगा। एक दो बार बिहार की शासन व्यवस्था देख लीजिएगा ना, पूरा दिमाग में दौड़ने लगेगा शासन व्यवस्था आपका। कह रहा है कि इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 243 है। बिहार में टोटल कितने सदस्य हैं विधानसभा में, तो 243 है। कह रहा है कि नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड में चला गया, क्योंकि झारखंड अलग हुआ तो एक सीट वहाँ चला गया एंग्लो इंडियन का। ये आप ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट। ठीक है, कि एंग्लो इंडियन एक सदस्य जो थे वो झारखंड में चले गए। कह रहा है कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, पूछा जाए तो 5 वर्ष होता है। और विधानसभा के सदस्य होने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष है। जी हाँ, अगर विधानसभा के आप सदस्य बन गए तो आपका कार्यकाल कितना रहेगा, 5 साल का रहेगा। और आपका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए बनने के लिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। जी हाँ, किस आधार पे, तो बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। 178 याद रखिएगा, अनुच्छेद 178 में क्या है, तो 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे, इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 178 के तहत किया जाएगा। कह रहा है कि अनुच्छेद 179 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग कर सकता है। अगर इनको त्यागपत्र देना हो, है ना, अगर अध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो किनको देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे। और उपाध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना हो तो अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, दोनों अदला बदली कर लेते हैं। और अनुच्छेद कितने के तहत ये त्यागपत्र देंगे, तो 179 के तहत। और इनका जो नियुक्ति होगा वो कितने के तहत होगा, तो 178 के तहत। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखिएगा। अब चलते हैं हम आगे, बिहार विधानसभा की वर्तमान संरचना को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि टोटल सदस्य संख्या कितनी है, तो 243 है। अनुसूचित जाति के कितने हैं, तो 38 है। अनुसूचित जनजाति के 2 सीट। ठीक है, अब कह रहे हैं कि प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता से पहले प्रथम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे रामदयालु सिंह, और स्वतंत्रता के बाद कौन थे, तो श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। ठीक है, चलिए अब अगला जो है कि वर्तमान में कौन है भैया, तो वर्तमान में है आपको विजय कुमार सिन्हा, है ना। विजय कुमार सिन्हा अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे जो वो कौन थे, तो एस के बागे। और वर्तमान में कौन है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव। ठीक है, तेजस्वी प्रसाद यादव ये भी नेता प्रतिपक्ष हैं। अब हम चलते हैं कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधान परिषद अब देख लेते हैं। विधानसभा अधिक देख लिए अभी आप, है ना। विधान परिषद देख लेते हैं कि विधान परिषद क्या है। विधान परिषद को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। विधानसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। याद रखिएगा, कह रहा है कि इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, 75 होती है ना। जैसे कि केंद्र में राज्यसभा होता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उसी तरह राज्यों में विधान परिषद है ना। सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ है उसको उच्च सदन कहा जाता है। और ये जो उच्च सदन है ये
ये कभी भी भंग नहीं होता है, ये याद रखिएगा आप। जैसे कि केंद्र में राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, उसी तरह राज्यों में विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता है। कह रहा है कि इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो सदस्यों की कुल संख्या जो है वो बिहार में 75 है। बिहार विधान परिषद का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 168 एवं 171 के अंतर्गत किया गया है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधान परिषद अनुच्छेद कितने में है, तो 168 एवं 171 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। कह रहा है कि विधान परिषद क्या है, तो एक अस्थायी सदन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ये एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। कह रहा है कि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। अभी देखे थे कि विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना था, तो 5 वर्ष था, है ना। विधानसभा के जो सदस्य थे उनका कार्यकाल था 5 वर्ष, जबकि विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि इसका विघटन नहीं होता है, मतलब कि ये कभी भी भंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बल्कि इसके जो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और यही नियम केंद्र में भी लागू होता है राज्यसभा में, ठीक है। 1/3 सदस्य वहाँ भी प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष। अभी देखे थे विधान परिषद के लिए होने के लिए 30 साल चाहिए, जबकि विधानसभा के होने के लिए कितना चाहिए, तो 25 वर्ष चाहिए। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कह रहा है कि विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति के द्वारा की जाती है। यानी कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो उपस्थित जो सदस्य हैं उनके द्वारा, जो निर्वाचित सभापति होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। कह रहा है कि अनुच्छेद 169 के 1 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना, इसका विघटन का अधिकार किसको है, तो संसद को है। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी राज्य में विधान परिषद का अगर गठन करना है या फिर उसको विघटन करना है तो अनुच्छेद कितने के तहत किया जाएगा, तो 169 के तहत किया जाएगा। कौन करेगा, तो संसद करेगा, ठीक है। अभी जैसे पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन क्या वर्तमान में है, वहाँ नहीं है, तो वहाँ पर विघटन कर दिया गया अनुच्छेद कितने से, 169 के 1 के तहत, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, कह रहा है कि अनुच्छेद 182 के अंतर्गत विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की नियुक्ति होती है। जी हाँ, अनुच्छेद 182 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति होती है, तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति होती है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद जहाँ जितना यहाँ पर आपको बताया गया है ना, वो सारे अनुच्छेद को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अब देखेंगे विधान परिषद वर्तमान क्या संरचना है, तो कुल सदस्य इसमें है कितने हैं, 75 हैं। निर्वाचित सदस्य 63 हो गया, मनोनीत सदस्य 12 हो गया, है ना। और पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, इसमें 71 है। महिलाओं की कुल संख्या इसमें 4 है। प्रथम सभापति कौन थे इसके दोस्तों, विधान परिषद के, तो प्रथम सभापति थे राजीव रंजन प्रसाद सिंह। प्रथम महिला सभापति कौन थे, तो राजेश्वरी। वर्तमान सभापति कौन है, तो अवधेश नारायण सिंह। सचिव कौन है, तो सुनील कुमार पवार। नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो राबड़ी देवी। और मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष कौन है, तो संजय कुमार सिंह। मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष कौन है, तो सुबोध कुमार, ठीक है। ये सब चीज़ आप ध्यान में रखना है। अब देखेंगे बिहार विधान परिषद की दलगत स्थिति, यानी कि किस दल से कितने हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जनता दल से इसमें कितने हैं, भारतीय जनता पार्टी से कितने हैं, सारा चीज़ आपको यहाँ पर दे दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कार्यपालिका। पहला चीज़ आप देख लिए यहाँ पर विधायिका, है ना। पहला पॉइंट हम विधायिका देख लिए हैं, ठीक है, विधायिका देख लिए। और सॉरी कहाँ गया, हाँ विधायिका यहाँ पर ही है, विधायिका हम देख लिए। अब दूसरा देखेंगे कार्यपालिका और तीसरा देखेंगे हम न्यायपालिका। तो दूसरा देखते हैं हम कार्यपालिका के बारे में, ठीक है। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, तो कार्यपालिका को मतलब कि 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी कार्यपालिका को भी 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। राज्य कार्यपालिका की मुख्य 3 इकाइयाँ होती हैं, जिसके जरिए राज्य स्तर पर शासन का संपादित होता रहता है। पहला जो है वो राज्यपाल है, दूसरा मुख्यमंत्री है और तीसरा मंत्री परिषद है। ये 3 है आपके कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अब ये तीनों को हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे राज्यपाल को। राज्यपाल जो है ये आपको संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत इनका प्रावधान किया गया है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल का पद अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 153 में है। और 153 के तहत राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक अथवा कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, संवैधानिक या कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्य सरकार का संवैधानिक अथवा
संवैधानिक प्रधान कौन होता है पूछ सकता है, या फिर कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है तो राज्यपाल होता है। ये एक एक पॉइंट यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार क्या है तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है तो राज्यपाल में निहित है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है तो राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद कितने के तहत तो 154 के तहत। राज्य की प्रमुख यानी कि वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है। जी हाँ, राज्यपाल जितने भी कार्य करते हैं ना वो मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कार्य करते हैं। और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद कितने में है तो अनुच्छेद 163 में है, याद रखिएगा, है ना। पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद कितने में है तो अनुच्छेद 163 में है। और राज्यपाल जितने भी कार्य करेंगे, है ना, ये प्रमुख हैं, है ना, वैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन फिर भी जब तक ये मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, है ना, जो मंत्रिपरिषद नहीं कहेंगे तब तक वो राज्यपाल नहीं करेंगे। ठीक है, उनका मतलब कि सलाह जरूरी है। कह रहा है कि कभी कभी वह अपने विवेकानुसार भी कार्य करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों तो याद रखिएगा, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है ना। 5 वर्ष से पहले भी इनको मतलब कि हटाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे कार्य करते हैं आपको। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल जो होता है ये केंद्र अथवा राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं ना। ये केंद्र और राज्य के बीच कड़ी का काम कौन करता है तो राज्यपाल करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़ करके वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं तो वो होते हैं आपको राज्यपाल होते हैं, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़ करके, है ना, याद रखिएगा। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि राज्यपाल की क्या क्या शक्ति है और क्या क्या कार्य है ना। वो क्या क्या उनको शक्ति दिया गया है संविधान के द्वारा और क्या उनको कार्य दिया गया है, वो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, महाधिवक्ता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं एवं सदस्य उनके और राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल। उनके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल। उसके सदस्य की नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल। और भी जितने अधिकारी बड़े बड़े हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल करता है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन करता कौन है तो वो राज्यपाल ही करता है अनुच्छेद 333 के तहत। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सदस्य को जो मनोनयन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा तो राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद कितने के तहत तो 333 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको पूछा जाएगा कि विधानमंडल की बैठक बुला सकता है राज्यपाल जो है, विधानमंडल की बैठक बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि भी बढ़ा सकता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। तो ये सब शक्तियाँ दिया गया है राज्यपाल को। अगला है कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं वो। ठीक है, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उसी तरह से राज्य में राष्ट्रपति, जैसे कि केंद्र में जिस प्रकार से राष्ट्रपति काम करते हैं ना, लगभग उसी प्रकार से आपको राज्य में राज्यपाल कार्य करते हैं। और ये अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करेंगे राज्य में आपको कौन तो राज्यपाल। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा मतलब कि राज्यपाल की स्वीकृति से ही। अनुच्छेद कितने के तहत 202 के तहत। कह रहा है किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा भी कर सकते हैं और उसको निलंबित भी कर सकते हैं राज्यपाल। जैसे कि केंद्र में क्षमादान की जो शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 72 में दिया गया है राष्ट्रपति को, उसी प्रकार से यहाँ पर राज्यपाल को भी दिया गया है। कह रहा है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है ना, क्योंकि उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनको सलाह कौन देगा, परामर्श कौन देगा तो वो कौन देगा तो राज्यपाल देंगे, अनुच्छेद 217 के तहत देंगे। ठीक है, आगे जो है कि बिहार के प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे जयराम दास दौलत राम, याद रखिएगा। वर्तमान में राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान है। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल उज्ज्वल नारायण सिंह थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968-69 में, 28 जून 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1968 तक कुल 242 दिन के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था। अब है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन
के समय राज्यपाल जो थे वो नित्यानंद कानूनगो थे एवं मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इतना सारा चीज़ है ना। अब देखेंगे हम जो दूसरा कार्यपालिका है प्रमुख, वो है मुख्यमंत्री, है ना। अब हम देखेंगे किसके बारे में, तो मुख्यमंत्री के बारे में। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री जो है दोस्तों, मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है ना। जो राज्यपाल होता है वो तो नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि केंद्र में वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्य में, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो इसको नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा, और जो बहुमत दल के नेता होंगे उनको, ठीक है। लेकिन विशेष परिस्थिति में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर किसी व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होने की पूरी योग्यता रखता हो तथा साथ ही उसे 6 माह की अवधि में दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता हो यहाँ पर, ठीक है। वो दूसरे को भी मतलब कि मुख्यमंत्री बना सकता है ना। अब अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो याद रखिएगा 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है ना। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। मुख्यमंत्री के कौन कौन से शक्तियां दिया गया है दोस्तों मुख्यमंत्री को, तो शासन व्यवस्था को समुचित आधार पर प्रदान करने हेतु राज्यपाल को परामर्श देना। जी हाँ, तो ये राज्यपाल को परामर्श देंगे, उसके बाद राज्यपाल कार्य करेंगे। नेक्स्ट है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सिफारिश करना, यानी कि कौन कौन से मंत्री को हमको किस पद पर बैठाना है, ये सिफारिश कौन करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे, उसके बाद राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेंगे। नेक्स्ट है कि राज्य कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल का परामर्श देना। मुख्यमंत्री की पद को कैसे हटा सकते हैं ना, मुख्यमंत्री को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में, अगर अल्पमत की स्थिति आ गई तो उनको हटाया जा सकता है। राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो वो हट सकते हैं, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद कितने में है, तो 356 में है, ठीक है, लागू हो तब वो हट सकते हैं, यानी कि उनको पद से हटाया जा सकता है। और अविश्वास अगर प्रस्ताव पारित हो जाए तब भी उनको मतलब कि मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। तो ये 3 वजह है जिसके वजह से मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। अगर ये 3 वजह से नहीं हटे तो वो 5 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे, ठीक है। चलिए, अगला जो है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था, है ना, आपको प्रधानाध्यापक में, ठीक है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है, ये 7वीं बार आपको शपथ ग्रहण लिए हैं। बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती राबड़ी देवी हैं, है ना, राबड़ी देवी थी, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को संबोधित किया था। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे श्री महामाया प्रसाद सिन्हा। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू रहा। भोला पासवान शास्त्री, श्रीमती राबड़ी देवी, जगन्नाथ मिश्रा, रामसुंदर दास और लालू प्रसाद यादव, मतलब कि इतने मंत्रियों के बीच में राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था बिहार में, ठीक है। अब देखेंगे मंत्री परिषद, यहाँ पर मुख्यमंत्री देख लिए, अब न्यायपालिका के अंतर्गत मंत्री परिषद को हम देखेंगे, है ना। तीसरा जो है आपका कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 164, जी हाँ 164 आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 164 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है। जी हाँ, तो मंत्री परिषद अनुच्छेद कितने में है, 164 में है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में, है ना, प्रत्येक राज्य में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में है, प्रत्येक राज्य में, जितने 38 राज्य में ये 29 राज्य में ये व्यवस्था, अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य है ना, तो 28 राज्य में ये व्यवस्था किया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि जिसका जो प्रधान कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्य मंत्री परिषद नहीं हो सकते। जी हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन दिया गया है कि देखिए, जितने जैसे कि बिहार में 243 सीट है आपका, है ना, तो 243 का 15% आप निकाल दीजिए, जितना आएगा उतना ही मतलब कि आपको यहाँ पर मंत्री बना सकते हैं, ठीक है। तो ये किया गया
गया था आपको 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कह रहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के होते हैं आपके, कौन कौन होते हैं? तो एक तो हो गए मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, और एक हो गए राज्य मंत्री जिसको स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है, एक उप मंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्री यहाँ पर होते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना। अगला जो कार्य है वो है कि राज्य के प्रशासन नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना और राज्य का बजट तैयार करना और टैक्स में कमी और बढ़ोतरी यहाँ पर करना। तो ये मुख्य कार्य हैं आपको किनका? तो मंत्रिपरिषद का मुख्य ये कार्य है। जो नेक्स्ट है वो है न्यायपालिका, है ना। अगला जो पॉइंट है वो है न्यायपालिका, यानी कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग है दोस्तों। न्यायपालिका यानी कि जो न्याय करेगा, है ना, जिसका संविधान में अनुच्छेद में कितने वर्णन किया गया है राज्य में? तो 214 में। यानी कि जो उच्च न्यायालय का वर्णन है वो अनुच्छेद कितने में है? तो 214 में है। न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आएगा राज्य में? तो राज्य में आ जाएगा उच्च न्यायालय, और केंद्र में क्या आ जाएगा? तो केंद्र में आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। राज्य में हो गया आपको उच्च न्यायालय भी हो जाएगा, जिला न्यायालय हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपको किसके अंतर्गत? तो न्यायपालिका के अंतर्गत। कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। परंतु अनुच्छेद 231 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की स्थापना कर सकता है। जी हाँ, जो अगर एक उच्च न्यायालय है तो वो 1 से अधिक राज्यों के लिए भी उसकी स्थापना किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ये अनुच्छेद कितने के तहत? 231 के तहत। कह रहा है कि बिहार राज्य के न्याय व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय है आपका। बिहार की न्याय व्यवस्था के लिए कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय है ना। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 3 फरवरी 1916 को हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी हाँ, तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति जी जो करेंगे वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन की सलाह से करेंगे? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश और जो राज्य के राज्यपाल हैं उनके सलाह से करेंगे राष्ट्रपति नियुक्ति। किनकी नियुक्ति? तो मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद कितने से? तो 217 से, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कितने वर्ष तक रहेंगे? 62 वर्ष तक। देखिए 62 वर्ष था, इसको 65 लगता है, वर्तमान में कर दिया गया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति सर एडवर्ड माइनर्ड चैम्स चामियार थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। और वर्तमान में कौन है? तो श्री संजय करोल। वर्तमान वाला आप याद रखिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो पॉइंट देखेंगे वो है महाधिवक्ता। जी हाँ, महाधिवक्ता के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। यानी कि योग्यता की बात कर रहे हैं कि अगर जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके जितना योग्यता जो रखता हो उनको कौन? तो राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकते हैं। महाधिवक्ता अनुच्छेद कितने में है दोस्तों? तो 165 में है, ठीक है। महाधिवक्ता जो होता है ना, ये राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता अनुच्छेद कितने में है? तो 165 में है। ये तो राज्य में हो गया। और केंद्र का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है 176 में, ठीक है। तो केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने, भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो महाधिवक्ता होते हैं ये विधानसभा में बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन ये क्या नहीं कर सकते हैं? तो वोट नहीं दे सकते हैं, मत नहीं दे सकते हैं, ठीक है। महाधिवक्ता जो है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और ये जब तक अपने पद पर रहेंगे, कब तक? जब तक राज्यपाल चाहेंगे, ठीक है। जब तक राज्यपाल चाहेंगे इनको पद पर रहना है और जब चाहेंगे इनको हटा सकते हैं, ठीक है। अगला जो है कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था एवं ढांचा। तो 3 पॉइंट हम यहाँ पर देख लिए। न्यायपालिका
न्यायपालिका, कार्यपालिका और यहाँ पर विधायिका, 3 चीज़ को हम यहाँ पर देख लिए, है ना। तीनों को डिटेल से हम देख लिए, विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को, ठीक है। विधायिका के अंतर्गत हम 2 चीज़ देखे, आपका विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद देख लिए। कार्यपालिका के अंतर्गत हम मुख्यमंत्री देख लिए, राज्यपाल देख लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखें हम, मंत्री परिषद देख लिए। अब न्यायपालिका के अंतर्गत हम देख लिए उच्च न्यायालय देख लिए, है ना। अब हम देखेंगे बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था और ढांचा, ठीक है। तो बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से चलता है, ये अभी आप देखिए, इसको और भी हम विस्तार से भी आगे देखने वाले हैं। कह रहा है कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर किया गया है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है। प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में बांटा गया है। जी हाँ, छोटे छोटे 5 इकाइयों में बांटा गया है राज्य के लिए, ठीक है। चलिए, पहला जो है वो है प्रमंडल, ठीक है, और दूसरा जो है वो है जिला, तीसरा है अनुमंडल, तीसरा है, चौथा है प्रखंड, फिर है ग्राम पंचायत। ये 5 को दोस्तों हम विस्तार पूर्वक अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। 5 को हम विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। ये प्रशासनिक इकाई को सरल बनाने के लिए दोस्तों इसको छोटे छोटे भागों में बांटा गया है ना। प्रमंडल के बारे में हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जिला के बारे में बता दिए हैं, अनुमंडल के बारे में बता दिए हैं, प्रखंड के बारे में बता दिए हैं, ग्राम पंचायत के बारे में भी बता दिए हैं। इसको हम अभी भी देखने वाले हैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ, ठीक है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उनके बीच समन्वय करने के लिए सचिवालय का गठन किया जाता है। इन सभी को संचालित करने के लिए किसका गठन किया गया है, तो सचिवालय का गठन किया गया है। अब आगे यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है कि सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय कौन है, तो वो है सचिवालय, ठीक है। सचिवालय जो है दोस्तों ये मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है और वर्तमान में इसके अंतर्गत 44 विभाग आते हैं। सचिवालय का प्रधान कौन होता है, तो सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। सचिवालय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो नीति निर्धारण करना, निर्देशन करना और क्रियान्वयन करना। बिहार सचिवालय का गठन कब हुआ था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेट 1912 में बिहार सचिवालय का गठन किया गया था। अब देखेंगे प्रमंडल, है ना। प्रमंडल के बाद जिला, जिला के बाद अनुमंडल, अनुमंडल के बाद प्रखंड, प्रखंड के बाद ग्राम पंचायत। इसको तोड़ेंगे अभी, है ना, तोड़ेंगे लेकिन और बाद में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। पहले इसको तोड़ेंगे, तोड़ को पढ़ेंगे, फिर बाद में सब लोग को जोड़ करके दिमाग में आपका सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रमंडल जो है ना, इसी को कहते हैं डिवीजन, है ना। यानी कि कई प्रमंडलों या जिलों को मिला करके एक प्रमंडल बनता है, ठीक है। कई मंडल या जिलों को मिलाकर के क्या बनता है, तो एक प्रमंडल बनता है। और इसका सबसे उच्च अधिकारी को क्या कहते हैं, आयुक्त कहा जाता है या फिर कमिश्नर कहा जाता है उसको। और उसकी सहायता हेतु अनेक अपर आयुक्त तथा अन्य अधिकारी होते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल है, ये क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में बता दिए, 9 प्रमंडल है ना। 9 प्रमंडल के विस्तार से दिखा दिए थे आपको कि कोसी प्रमंडल में कितने जिला आते हैं। दरभंगा हो गया, तिरहुत हो गया, सारण हो गया, भागलपुर हो गया, मगध हो गया, पटना हो गया, पूर्णिया हो गया और मुंगेर हो गया, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 9 प्रमंडल बिहार में। 9 प्रमंडल का नाम याद रखना है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं ये याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। जो सबसे पहला था वो है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल का ये मुख्यालय कहाँ है, सारण है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं सब हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। दूसरा जो था वो है दरभंगा प्रमंडल, इसका जो मुख्यालय है वो दरभंगा में है। तीसरा जो था वो तिरहुत प्रमंडल, इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। और चौथा जो प्रमंडल है वो है सारण प्रमंडल, इसका मुख्यालय छपरा में है। नेक्स्ट है भागलपुर प्रमंडल, इसका मुख्यालय भागलपुर में ही है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना में है, ठीक है। और आपका पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया में है। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर में है। और आपका चलिए, तो प्रमंडल 9 प्रमंडल हम यहाँ पर आपको दिखा दिए। अब देखेंगे अब जिला, ये जिला यानी कि मंडल, ठीक है। प्रमंडल देख लिए, अब मंडल देखेंगे यानी कि जिला को देखेंगे। देखिए, अब जिला को प्रशासनिक कह रहा है कि जिला क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जी हाँ, और कई अनुमंडलों को मिलाकर के एक जिला या मंडल बनाया जाता है, ठीक है। और जिला का प्रमुख या सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं, तो कलेक्टर होते हैं, यानी कि उसी को कहा जाता है जिलाधिकारी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको डीएम कहा जाता है, ठीक है। तो डीएम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आईएएस की तैयारी करना पड़ेगा, और आईएएस आप क्लियर कीजिएगा तब जाकर के आप डीएम बनिएगा। कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, है ना। और 38वां नवनिर्वाचित जो जिला था वो कौन था, अरवल था, जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो वो है आपका अनुमंडल, है ना। आप प्रमंडल देख लिए, मंडल देख लिए, अब देखेंगे अनुमंडल को देखेंगे, यानी कि सब डिवीजन को देखेंगे। देखिए, कई प्रखंडों को मिलाकर के फिर क्या बनता है, तो अनुमंडल का निर्माण किया जाता है। और अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है दोस्तों, तो वो होता है एसडीएम, है ना। डीएम हो गया मंडल का, और अनुमंडल का कौन होगा, तो एसडीएम होगा।
यानी कि अनुमंडलीय पदाधिकारी जिसको कहा जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि SDM। ठीक है, इस पर प्रखंडों के सर्किल ऑफिसर पर नियंत्रण और निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडल पदाधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण के साथ साथ अनुमंडल में केंद्र, राज्य और जिलों से आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंध करना। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SDM का कार्य क्या है, तो कार्य यहाँ पर देख लिए, और वर्तमान में कितने हैं ये आपका, तो 101 है आपका अनुमंडल। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम प्रखंड को, है ना, जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, बड़ा से हम छोटा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रखंड को देखेंगे तो प्रखंड यानी कि इसी को कहते हैं अंचल, इसी को कहते हैं ब्लॉक। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। और ब्लॉक जो होते हैं ये कई गांवों को मिला करके एक प्रखंड को बनाया जाता है। कई गांवों को मिलाकर क्या बनता है, एक प्रखंड बनता है, और जिसमें कई ग्राम पंचायत भी आते हैं। प्रखंड के प्रधान कौन होते हैं दोस्तों, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO होते हैं। ठीक है, प्रखंड के प्रधान कौन होते हैं, तो BDO होते हैं, और जो प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों को देखभाल करते हैं। और इसी के अंतर्गत अंचलाधिकारी यानी कि CO का मुख्य कार्य क्या है, तो भू राजस्व वसूली करना, भू रिकॉर्ड रखना और सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि का देख रेख करना होता है। वर्तमान बिहार में 534 प्रखंड हैं, याद रखिएगा वर्तमान में कितने प्रखंड हैं, तो 534। अनुमंडल कितने हैं, तो 101। ठीक है, याद रखिएगा जिला कितने हैं, तो 38, है ना, और आपका प्रमंडल कितने हैं, तो 9। ठीक है, चलिए जो लास्ट है आपका सबसे छोटी इकाई जो शासन व्यवस्था की है वो है ग्राम पंचायत। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वह ग्राम पंचायत है। यानी कि राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है। गांव का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो 21 वर्ष। और बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, तो 8386 है ये टोटल पंचायत की संख्या। ठीक है, तो ये तो देख लिए ग्रामीण क्षेत्र में, है ना। अब देखेंगे हम शहरी क्षेत्र में। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में क्या होता है, शहरी क्षेत्र में होता है नगर प्रशासन, है ना, और स्वशासन। चलिए इसको देख लेते हैं, है ना, नगर निगम के बारे में, है ना, नगर परिषद के बारे में और नगर पंचायत के बारे में। ठीक है, जैसे कि गांव में आपको मुखिया वगैरह होता है ना, तो नगर में क्या होता है, नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, नगर पंचायत होता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन, जी हाँ, जो नगर व्यवस्था किया गया है, ये 74वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। 1992 में हुआ था 74वां संविधान संशोधन, और इसमें नगरीय स्वशासन के भाग 9 में शामिल किया गया था इसको। कह रहा है कि अनुच्छेद 243 के थ के अनुसार सामान्यतः 3 प्रकार की नगर पालिकाओं को होना सुनिश्चित किया गया है। 3 प्रकार के होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं उसको कहा जाता है नगर निगम। जैसे कि पटना क्या है, तो पटना एक नगर निगम के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु है। नगर परिषद में कौन आएगा, तो बड़े नगरीय क्षेत्र हेतु ये भी आएगा। और नगर पंचायत क्या आएगा, तो ग्रामीण से नगर स्तर में परिवर्तन वाला क्षेत्र को रखा जाता है नगर पंचायत के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि नगर पालिका का जो गठन होता है ये सामान्यतः 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में किया जाता है नगर पालिका का गठन। नगर पालिका के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो स्थानीय नागरिक सुविधाओं का निर्माण करना और उसका रख रखाव करना होता है। सामान्यतः नगर पालिका को जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है, छोटे छोटे वार्ड में विभाजित कर दिया जाता है। और नगर निगम के क्षेत्र के लिए अधिकतम वार्डों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, तो 75 होनी चाहिए। और न्यूनतम कितनी है, तो 67 निर्धारित किया गया है, जिसकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। कह रहा है कि वर्तमान बिहार में 12 नगर निगम है और 593 क्या है, तो वार्ड हैं। हाल ही में छपरा को 12वां नगर निगम यहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नगर निगम अस्थायी समिति होती है ना, नगर निगम क्या है, तो एक अस्थायी समिति होती है जिसका प्रमुख को महापौर कहा जाता है ना। नगरीय प्रशासन के क्रम में दूसरा निकाय नगर परिषद भी अस्थायी समिति होता है। और नगर परिषद के अंग जो है मुख्य रूप से नगर सभापति एवं नगर कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि नगरीय प्रशासन के अंतिम स्तर पर तीसरा निकाय नगर पंचायत भी एक अस्थायी समिति होती है, जिसका गठन जो है मुख्य रूप से नगर सभापति, नगर उप सभापति एवं 5 पार्षदों को मिला करके किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नगर के बारे में आप देख लिए, है ना। चलिए अब कुछ हम और भी पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और चलिए तो आपका हो गया था। और नगर पंचायत के विभिन्न अंगों के रूप में नगर अध्यक्ष और नगर कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं। नगरीय प्रशासन हेतु नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का मुख्य कार्य अपने अपने स्तर पर
केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों का संचालन करना होता है। साथ ही स्वच्छता बनाए रखने हेतु जल नल का प्रबंध करना और आवागमन के मार्गों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना होता है। ये सब मुख्य कार्य होता है नगर प्रशासन, है ना, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का। ठीक है, तो ये सब मुख्य कार्य होता है। ठीक है, बिहार के जो 12 नगर निगम अभी आप देखें उसका यहाँ पर आपको दिया गया है डिटेल में, आप देख लीजिएगा 12 कौन कौन से नगर निगम है ना, कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, उसमें कितने वार्ड संख्या में हैं। ठीक है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है। पटना नगर निगम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पटना शहर में नगर निगम के लिए बिहार सरकार द्वारा 1951 में पटना नगर निगम अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और जिसके तहत 15 अगस्त 1952 ईस्वी को पटना नगर निगम की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई, तो 15 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। नगर निगम के प्रमुख कौन होता है, तो मेयर होता है। ठीक है, चलिए, पटना नगर निगम का एक मेयर तथा एक उप मेयर होता है, और मेयर जो है पटना शहर का प्रथम व्यक्ति होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि पटना शहर का प्रथम व्यक्ति कौन होगा, तो मतलब कि मेयर जो होगा वो पटना शहर का प्रथम व्यक्ति होगा। ठीक है, वर्तमान में बिहार नगर निगम बिल 2007 के अनुसार पटना नगर निगम के मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए किया गया है, यानी कि इसका कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष का होगा। और पटना नगर निगम के आय का स्रोत क्या है, तो आय का स्रोत जो है विभिन्न प्रकार के कर हैं, शुल्क हैं और सरकारी अनुदान है। ठीक है, तो यहाँ से इनको टैक्स मतलब कर मिल जाता है ना। और अगला जो है कि नगर पालिका में समान प्रतिनिधित्व के लिए नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, मतलब कि यहाँ भी 50% के आरक्षण दिया गया है महिलाओं को आपका। ठीक है, बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा है, ये आपको यहाँ पर नीचे दे दिया गया है, किसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, टोटल अभी 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लग चुका है। ठीक है, चलिए अब बिहार पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया है दोस्तों, इसको भी हम देख लेते हैं, है ना, पंचायती राज के बारे में। ठीक है, जैसे कि नगर पालिका के बारे में देख लिए, तो पंचायती राज के बारे में भी देखना हमारा दायित्व बनता है ना। कह रहा है कि बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद यानी कि 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में 1949 में विधिवत अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कह रहा है कि 1959 में बलवंत राय मेहता समिति, जी हाँ, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया तथा उनके सुझावों को स्वीकार कर बिहार में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले 1959 में ही बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपको कि किनके अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाया गया है, तो बलवंत राय मेहता समिति 1959 में। ठीक है, तो इनका जो 3 स्तर है, 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो एक ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति है और एक जिला परिषद है। ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर पर रहेगा ग्राम पंचायत, और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद रहेगा। ठीक है, ये 3 स्तर आप याद रखिएगा, तीनों स्तर यहाँ पर आपको पूछा जाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम दोस्तों बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आई थी, जिसको 17 फरवरी 1962 को कानून का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993, जी हाँ, पंचायती राज जो अधिनियम था 1993 हुआ था 73वें संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था कब किया गया था, तो 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और नगर पालिका की व्यवस्था भी कब की गई थी, तो वो भी 1992 में ही हुआ था, 74वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और जिसमें विषय कितने थे, तो 29 विषय थे, याद रखिएगा, और जिसका वर्णन जो कि कितने में है, तो अनुच्छेद 243 के जी के तहत किया गया है। और इसी संदर्भ में राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया तथा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था कायम किया गया। यानी कि 1993 से ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर लागू हुआ था। और 3 स्तरीय कौन कौन से हैं, तो भी आप देख लीजिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 स्तर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को। ठीक है, कब जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, चलिए 92 में हुआ था, 93 से इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है कि इस अधिनियम के कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। विशेषताएं क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन कार्य का प्रावधान करना, ग्राम सभा यानी कि न्यूनतम जनसंख्या 250 का ग्राम सभा का राज्य में गठन अनिवार्य किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति होगी और उच्च स्तर पर कौन होगा, तो जिला परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ तो आपको बता दिया गया है। अब
यहाँ पर बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का विवरण दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। हालांकि टोटल 38 जिला है, पंचायत समिति 534 है, ग्राम पंचायत कितने हैं, है ना, ग्राम पंचायत सदस्य कितने हैं, सारा चीज़ आपको यहाँ पर दे दिया गया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम पंचायत को, ठीक है। सबसे पहले जो देखेंगे वो है ग्राम पंचायत। चलिए ग्राम पंचायत देख लेंगे, फिर पंचायत समिति देख लेंगे, फिर जिला परिषद को देख लेंगे। ग्राम पंचायत जो है दोस्तों, ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है, पता है, आपको बता दिया गया है। जिसका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितना चाहिए, तो 21 वर्ष चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संपूर्ण सीटों में से 50% सीट को आरक्षित कर दिया गया है महिलाओं के लिए। ये भी आप याद रखिएगा, 2002 के तहत, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2002 से ये 50% आरक्षण जो महिलाओं के लिए सीटों को कर दिया गया है। बिहार में ग्राम पंचायत के 6 विभाग होते हैं, कौन कौन, तो ग्राम सभा होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कार्यकारिणी समिति होते हैं, ग्राम रक्षा दल होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं, मुखिया होते हैं, ग्राम कचहरी होते हैं। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है और जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी अनिवार्य है, जबकि साल में 4 बैठक बुलाने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। 2 बार अनिवार्य बुला सकता है, लेकिन 4 बार भी बुलाया जा सकता है। अब देखेंगे हम पंचायत समिति। ग्राम पंचायत देख लिए, दूसरा है आपका पंचायत समिति। देखिए पंचायत समिति है, यानी कि बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को चलाने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है दोस्तों, तो प्रखंड के प्रमुख होते हैं। और पंचायत समिति की कार्य अवधि कितनी होती है, तो 5 साल की होती है। पंचायत समिति के सदस्यों के निम्नलिखित व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, यहाँ पर आपको सारा चीज़ दिया गया है। यानी कि प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक सदस्य होंगे। उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया होंगे। घोषित प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र के विधायक होंगे। घोषित लोकसभा क्षेत्र के सांसद होंगे। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं, है ना। यहाँ पर सारा चीज़ आपको दिया गया है कि कौन कौन उसमें होंगे। अब देखेंगे हम जिला परिषद को, ठीक है। जिला में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक इकाई हेतु दोस्तों जिला परिषद का गठन यहाँ पर किया गया है। और लगभग जिला परिषद का जो गठन होता है वो 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य यहाँ पर बनाया जाता है, जिसे जिला पार्षद भी कहा जाता है। जिला पार्षद का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। जिला पार्षद का निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, याद रखिएगा। बिहार में जिला परिषद की बैठक जो है अनिवार्यतः 1 वर्ष में 4 बार होती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 वर्ष में बैठक कितना बार होता है जिला पार्षद का, तो 4 बार होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है। बिहार में कितने हैं, तो 38 जिला परिषद हैं। इनमें सभी पंचायत समितियों के प्रमुख शामिल होते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है, तो जिला स्तर पर आपदा से राहत और सुरक्षा प्रदान करना। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का दायित्व जिला परिषद का ही होता है। तो ये था जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। अब जो हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक इकाई से संबंधित था दोस्तों, उसको विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर देख लिए। अब जो लास्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में, वो है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, है ना, 2021। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो है, चलिए इसको हम लोग समाप्त कर देते हैं। देखिए बिहार में वन स्थिति, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये रहा बिहार। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो आपको कई बार बताया है कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या बिहार की कितनी है, तो 10, 40, 99, 452। कितना है, 10, 40, 99, 452। ये बिहार की जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या यहाँ पर दिया गया है, ग्रामीण जनसंख्या दिया गया है और जनजातीय जनसंख्या भी दिया गया है। औसत जनसंख्या घनत्व ये आपको पता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट। अब हम देखेंगे बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7,380.79 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। यानी कि बिहार में कितने क्षेत्र पे वन है दोस्तों, तो 7,380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। देखिए मात्र 7.84% क्षेत्र पर ही बिहार में क्या है, तो वन है। टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितना होना चाहिए,
तो होना चाहिए 33% होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए, लेकिन है कितना, तो मात्र 7.84 है। यही पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं वो चलते हैं आगे। कह रहा है कि 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। जी हाँ, जो 2019 में जो रिपोर्ट आया था उससे 75 वर्ग किलोमीटर की 2021 में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, और पिछले रिपोर्ट से 1.03% अधिक रहा आपको 2021 में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कितना अधिक रहा 2019 से 21 में, है ना। 2 साल 3 साल पे ये रिपोर्ट आते रहता है, ठीक है। 21 में आया, अब जाकर के 23 में आएगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आप याद रखिएगा। कह रहा है कि 2021 में बिहार में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। अब यहाँ पर 3 प्रकार के जो वन होते हैं, एक वनावरण ये होते हैं, एक वृक्षावरण होता है, एक कुल योग आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ आपको दे दिया गया है, कितना % आपको वृद्धि हुआ है, क्या हुआ है ना। ये सब चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग में जो आपको बता दिए ना, ये क्षेत्रफल और ये परसेंटेज और ये आपको वृद्धि, ठीक है। ये बस इतना याद रखिएगा, 3-4 पॉइंट यही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे जो आपको दिया गया है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले, ये 3 जिला आपको याद रखेगा सबसे अधिक वन आवरण वाले कौन कौन है, तो एक कैमूर है, फिर पश्चिमी चंपारण है, फिर रोहतास है आपका। कैमूर जो है ये 1056.56 वर्ग किलोमीटर है, पश्चिमी चंपारण का 903.34 वर्ग किलोमीटर है, रोहतास का 669.91 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये सबसे अधिक वन आवरण वाले जिले हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा कैमूर में है, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास में। अब अगला जो पॉइंट देखने वाले हैं वो है आपका, अभी तो अधिक वाला देखे थे, है ना। सबसे अधिक कहाँ था, तो सबसे अधिक कैमूर में था, फिर पश्चिमी चंपारण में था, फिर रोहतास में था। अब देखेंगे कि सबसे कम वन आवरण, है ना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम कहाँ पर है दोस्तों, तो शेखपुरा में है, फिर अरवल में है, फिर जहानाबाद में है ना। ये 3 जिला कम से कम याद रखिएगा, है ना, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। और प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक कहाँ है, अगर आप प्रतिशत के आधार पर अभी देख रहे थे क्षेत्रफल के आधार पर, अब है प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन जो है वो है कैमूर में ही है, और जमुई में है, और नवादा में है, ठीक है। ये हो गया परसेंट के आधार पर। अब देखेंगे हम प्रतिशत के आधार पर सबसे कम, है ना, प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण वाले जो 3 जिला है वो है शेखपुरा, बक्सर, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। चलिए, अब है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार के कुछ जिलों में वनावरण में वृद्धि या कमी देखने को मिला है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक वन, जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो वो बांका है। बांका में सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है, तो 16.21 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम वन वृद्धि वाला जो जिला है वो है कैमूर है, जहाँ मात्र 4.83 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। अगला जो है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर 796.12 वर्ग किलोमीटर वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 928.80 वर्ग किलोमीटर का, यानी कि 85.71% है, ठीक है। तो ये हो गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये है आपको पश्चिमी चंपारण में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। बिहार में पशुधन की संख्या है दोस्तों, आपको दिया गया है 32.93 मिलियन। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक आपको दिया गया है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको छोड़ता हूँ, आगे निकलता हूँ, ठीक है। चलिए, आगे कुछ आपको पॉइंट दिया गया है, जैसे कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखिएगा, 12 वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखिएगा। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 3.44% है। और ये आपको नीचे सारा चीज़ दे दिया गया ना, कि बिहार के जो राष्ट्रीय उद्यान है और वन अभ्यारण्य है टोटल 12, एक 13 आपको नीचे दे दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको जैसे कि पूछा जाएगा कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है ना, तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य ये मुंगेर में है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, गया में है, 1976 में हुआ था। कावर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो बेगूसराय में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, कैमूर में है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। नकटी डैम कहाँ है, तो जमुई में है। पंत राजगीर कहाँ है, तो नालंदा में है ना। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। विक्रमशिला डॉल्फिन भागलपुर में है। बेरला झील सलीम अली वैशाली में है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य आपको कटिहार में है। तो ये आपको 13 याद रखिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये रहा वन स्थिति रिपोर्ट दोस्तों। यहाँ पर देखिए काफ़ी आज इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लिए, और ये क्लास आपका
यहीं पे आज का समाप्त होता है। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके पहले जितना क्लास हुआ है उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। लगभग यहाँ पर आज 57 नंबर क्लास था, इसके पहले 56 क्लास हो गया था। 56 57 क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए आपको 351 रुपये का पेमेंट करना होगा, है ना। 351 पेमेंट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एक बार आपको पेमेंट करना है, बार बार नहीं करना है। उसके बाद सारा पीडीएफ वीडियो नोट्स आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। डेली क्लास होती है 9 बजे से, क्लास भी आपको डेली मिलेगी। ठीक है, पेमेंट जो करना है वो गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम या फिर व्हाट्सएप पे किसी भी नंबर से, किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पे पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा चैनल है कैरियर परिवार, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, इसके अलावा सीटेट की भी क्लास चल रही है और बहुत जल्द आपकी बिहार एसएससी की भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बिहार एसएससी की भी तैयारी चल रही है और बिहार एसएससी की भी क्लास बहुत जल्द आप लोग की 9 बजे रात में ही स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही प्रधान शिक्षक की क्लास होगी कल होकर के बिहार एसएससी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज हो रहा 57वां नंबर क्लास दोस्तों। यहाँ पर लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्न हम लोग देखें, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट देखें। इसको एक दो बार पीडीएफ आप जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। पीडीएफ एक दो बार पढ़ लीजिएगा ना, सारा दिमाग में आपको घूम जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कम से कम 5 से 10 सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, और ये रहा आपका। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से हमसे जुड़े रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।